Hello students, myself Dr. Monica Dakshini, Associate Professor, Government College Kota. Students, पॉलीमर्स की लेक्चर सीरीज में आज ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने आपको पॉलीमर्स की डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन या वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। आज हम आपको जो है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में बताएंगे। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें आपको आपके ध्यान में होगा कि पॉलीमराइजेशन की जो टाइप्स थी उसमें आपने देखा था कि टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में आपको याद होगा 2 तरह के पॉलीमराइजेशन आपको बताए थे। एक तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आपने देखा था कि सिंपल मोनोमर्स जो हैं वो आपस में ऐड होके और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उसमें सिंपल एडिशन आपको दिखाई देता है। वहीं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं और एक कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। कंडेंस्ड प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं लाइक वाटर है, अमोनिया है, अल्कोहल्स जो हैं उनका जो है वो एलिमिनेट होते हैं, उसमें से उनका निष्कासन होता है उसमें से। तो ये आपने 2 चीज़ें पहले आपको बताई जा चुकी हैं। अब आज जो है आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जब पॉलीमराइजेशन होता है तो सबसे पहले जो इनिशिएशन वाला जो अपना कंपाउंड होगा, जो अभिक्रिया की शुरुआत करता है, उसके अंदर जो है उसका पहले वो ब्रेक होकर और यानी वो विघटित होकर फ्री रेडिकल देता है। तो प्रारंभिक पदार्थ जो है उसका विघटन, उसका क्लीवेज, और उसमें जनरली होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो उसके पश्चात उसमें आपको फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। और ये जो फ्री रेडिकल होता है ये चेन को इनिशिएट करता है। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के अंदर जनरली पॉलीमराइजेशन के अंदर अपन देखते हैं कि 3 स्टेप्स अपन फॉलो करते हैं। पहला होता है चेन इनिशिएशन। दूसरा होता है चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में श्रृंखला बढ़ती है। और थर्ड जो होता है चेन टर्मिनेशन। तो फिर इसमें पॉलीमराइजेशन के अंदर ये जो भी पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया होती है इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले चेन का इनिशिएट होना, उसके पश्चात चेन प्रोपेगेट होना, और लास्ट जब हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाता है तो चेन का टर्मिनेशन। क्योंकि प्रोपेगेशन के बाद क्या होता है, चेन जो है पॉलीमराइजेशन के अंदर चेन आगे बढ़ती जाती है। तो फिर हमें जो है चेन टर्मिनेटर्स डालने पड़ते हैं और उस अभिक्रिया को वहाँ पे रोकना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है, और हमें जो प्रोडक्ट हमें रिक्वायर्ड है वो हमें फिर प्राप्त होता है। तो अब सबसे पहले जो है चेन इनिशिएशन में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे
इनिशिएटर्स जो होते हैं, इनिशिएटर्स जो होते हैं ये जो है थर्मली अनस्टेबल होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं और इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये तुरंत ही जो है सबसे पहले इसमें जो होता है फर्स्ट जो इनिशिएशन प्रोडक्ट वो जो होता है कंपाउंड, वो होमोलिटिक उसमें विखंडन होता है और उस विखंडन के बाद फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। और जो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है और जो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है वो थर्मली अनस्टेबल होता है। तो अब वो जो है प्रारंभिक पदार्थ जो है वो ऊष्मा ऊर्जा या हीट एनर्जी है या लाइट एनर्जी है या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है उसमें उसका विखंडन होता है और वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, ऐसे जो है कुछ एजो कंपाउंड्स होते हैं, परऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रो परऑक्साइड्स होते हैं, पर एसिड्स होते हैं, पर एस्टर्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो सबसे पहले आपको सब सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है हम परऑक्साइड का बताते हैं कि ROOR जो है वो उसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ से ब्रेक होगा और वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा 2RO और ये फ्री रेडिकल। तो ये इसको हम कहते हैं, ये तो परऑक्साइड है आपको पता है, और इसको हम कहते हैं परऑक्साइड फ्री रेडिकल। ठीक है, तो परऑक्साइड फ्री रेडिकल जब फॉर्म हो गया तो वो फिर रिएक्ट करके, अब देखिए क्या होता है, और देखिए आप कि इस तरह से एक आध आप आपको एग्जांपल और देते हैं कि जैसे ये तो सिंपल आपका परऑक्साइड है, एक बेंजोइल परऑक्साइड का भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और C6H5। ठीक है, तो ये बेंजोइल परऑक्साइड है। इसका भी क्या होता है, ये भी यहाँ से जब ब्रेक हो जाएगा, इस जगह से जब ये ब्रेक होगा तो ये क्या बना लेगा, ये यानी गर्म करने पर ये क्या बन जाता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये परऑक्साइड रेडिकल। अब ये इसके हमें दो रेडिकल्स प्राप्त होते हैं। फिर इसका जो है अगर हम फर्दर इसका ये फर्दर जो है टूटता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ब्रेक होता है, CO2 निकल जाती है और ये क्या बन जाता है, C6H5 ये रेडिकल बन जाता है और इसमें CO2 निकल जाती है, ट्वाइस CO2 आपके इसमें निकल जाती है। तो ये तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हुए आपको कि जो है इनिशिएटर्स क्या होते हैं या फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं। तो ये आपके सामने फ्री रेडिकल्स के एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद आता है कि चेन इनिशिएशन स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप आपका है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो इसके लिए आप क्या एक एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल हम जानते हैं, फ्री रेडिकल पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस वजह से ये जो है हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो जल्दी ही किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके और एक अन्य जो है यौगिक बनाता है और एक नया फ्री रेडिकल क्रिएट करता है, एक नया फ्री रेडिकल बनाता है। जैसे यहाँ पे आपने ऊपर परऑक्साइड देखा, तो आप एक एग्जांपल देखिए कि परऑक्साइड रेडिकल है, जैसे मान लीजिए ये CH2 CH को अपन एक मोनोमर ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये X। तो ये एक मोनोमर हो गया। ये मोनोमर जो है इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है ROC, ये CH2 CH फ्री रेडिकल और ये X। तो ये क्या बन गया, ये एक मोनोमर फ्री रेडिकल बन गया। क्या है ये है मोनोमर, ये है
मोनोमर फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये मोनोमर था, ये फ्री रेडिकल था, आपस में ये यूनाइट होके और इन्होंने क्या बनाया, मोनोमर फ्री रेडिकल। तो इस तरह से जो है सबसे पहले हमारे चेन की शुरुआत हुई, जिसके अंदर की ये एक फ्री रेडिकल से एक नए फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होगा कि ये अभिक्रिया जो बढ़ती जाएगी, जैसे ये बना है, तो अब आप इसको लीजिए कि कैसे आगे बढ़ेगी अभिक्रिया, ROCH2CHX। तो ये आपका जो है ये एक फ्री रेडिकल बना, ये फिर जो है इससे रिएक्ट करेगा, तो वापस से इस मोनोमर से रिएक्ट करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये X। तो फिर क्या फॉर्म हो जाएगा, ROCH2CHX CH2CHX और ये फिर फ्री रेडिकल बन गया। फिर ये जो है अभिक्रिया फिर इससे रिएक्ट करेगा, फिर ऐसे जो है ये चेन प्रोपेगेट होती जाएगी। तो इस तरह से ये यूनिट जो है, मतलब आप ये देखिए कि वापस जो है ये CH2 डबल बॉन्ड CH इससे रिएक्ट करेगा, तो फिर ये थर्ड स्टेप में ये फिर जुड़ जाएगा, ऐसे करके चेन जो है वो प्रोपेगेट होती जाएगी। तो ये जो स्टेप होता है, चेन इनिशिएशन हुआ, फिर इस स्टेप में चेन प्रोपगेशन हुआ, इसमें जो है वो प्रोपगेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें जो भी आपने देखा कि मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो दूसरे मोनोमर जो है, मोनोमर फ्री रेडिकल से जो है वो 4 तरीके से जुड़ सकती है। जैसे 4 तरीके से कैसे, कि या तो जैसे एक फ्री रेडिकल है, एक मोनोमेरिक यूनिट है, फिर आगे फर्दर ये बढ़ रहा है जब चेन प्रोपगेशन चल रहा है, तो एक तो होता है कि टेल टू हेड भी जुड़ सकता है। जैसे टेल टू हेड में कैसे होगा कि जैसे आपने लिया था कि ये चेन ये आपकी चल रही है, ये CH2 था, CH ये फ्री रेडिकल था, ये X था, फिर प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH और ये X है। तो जैसे इसकी टेल ये है, ये इसका हेड है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से अगर जुड़ती है तो उसको हम टेल टू हेड कहते हैं। जैसे ये आपका हुआ CH2 CH X और ये जो है वापस CH2 CH और X अगर इस तरह से जुड़ता है और ये आपका फ्री रेडिकल बनता है, तो ये जो है टेल टू हेड कहलाता है, क्योंकि ये इसका हुआ टेल और ये उसका हो गया हेड, तो इस तरह से जुड़ता है तो उसको हम टेल टू हेड कहते हैं। सेकंड जो है टर्म वो है कि टेल टू टेल भी जुड़ सकता है, टेल टू टेल भी जुड़ सकता है। टेल टू टेल का मतलब क्या है कि जैसे ये है कि ये वाला ये इसकी टेल है और ये इसकी टेल है, तो ये दोनों जब आपस में इस तरह से जुड़ते हैं तो देखिए इसी को ही आप देख लीजिए कि कैसे जुड़ सकता है टेल टू टेल में, कि ये तो आप ले लीजिए CH2 CH, फिर वापस CH ये वाला टेल है इसका, ये CH यहाँ से जोड़ दीजिए और ये इसमें X और ये CH2, तो ये टेल टू टेल जो है इसको टेल टू टेल जोड़ना कहते हैं। कहते हैं इसको अपन हेड मान रहे हैं और इसको अपन टेल मान रहे हैं, ये हेड है ये टेल है। तो इस तरह से जब अगर ये जो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से इस वाले पार्ट से अगर जुड़ता है तो वो टेल टू टेल हो जाता है। और इस प्रकार इसी तरह से हेड टू हेड भी हो सकता है। तो हेड टू हेड में क्या होगा कि हेड टू हेड में क्या होगा, आप देखिए कि हेड किसको है, ये हेड है इस साइड से और इस साइड से भी ये ज्वाइन हो सकता है। तो कैसे होगा हेड टू हेड में, ये देखिए आप ये इस तरह से जुड़ेगा कि ये आपकी चेन चल रही है CH X CH2, ये अपना हेड था, फिर दूसरा हेड CH2 और ये CH और ये X। ठीक है, ये फिर फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, तो ये हेड टू हेड हो गया। अब जो है एक होता है हेड टू टेल, पहले अपन ने टेल टू हेड देखा था, अब हेड टू टेल अपन देख सकते हैं, हेड टू टेल।
एक उसी एग्जाम्पल को अपन देख रहे हैं, इसमें आप देखिए हेड टू टेल में क्या होगा कि ये है आपकी चेन कंटिन्यूस चल रही है, सी एच एक्स CH2 और फिर CH2 और ये फ्री रेडिकल। तो इस तरह से जो है ये चार आपने तरीके देखे कि किस तरह से मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो सकती हैं। इस अभिक्रिया को कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए जो है रखने वाले जो स्टेप्स होते हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है और हर स्टेप के अंदर जो है एक नया फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। अब ये तो चेन प्रोपगेशन स्टेप है और ये चलता ही रहेगा जब तक कि आप इसको रोकेंगे नहीं। तो लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। चेन टर्मिनेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम जो है उसमें इसको रोकने के लिए जो है हम कई तरीके से इसको जो है रोक सकते हैं। तो उसमें पहला तरीका जो है उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं चेन को कि टर्मिनेशन बाय कपलिंग। टर्मिनेशन बाय कपलिंग। तो कपलिंग कैसे होगी कि ये देखिए कि जैसे मान लीजिए आप RO CH2 CH है X, ठीक है, ये जो है ये चल रही है, इसको मान लीजिए आप N1 आपका पहला ये है, फिर CH2 CH X प्लस सेम ही आप इसको लीजिए तो क्या होगा कि ये RO और सेम ही इसको आप ये लीजिए CH2 CH X ये N2, मतलब ये अलग अलग आपके चलते जा रहे हैं CH2 CH फ्री रेडिकल X, ठीक है। तो अब जो है ये इसमें क्या होगा कि ये आपस में यहाँ से इस साइड से इधर से और इधर से ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। तो इसको देखो, इसको आप वापस देखिए कैसे लिख सकते हैं CRO CH2 CH X, ये N1 है, ये CH2 CH X और फिर इसका इस साइड से ये जुड़ेगा CH X CH2 और ये आपका CH X और ये CH2 और ये आपका OR। तो एक तरीका तो ये है कि टर्मिनेशन बाय कपलिंग, ये दो सिमिलर यूनिट्स आपस में कपल होके आप उनकी कपलिंग होने के बाद चेन जो है वो यहाँ पर जो है अभिक्रिया आपकी रुक जाएगी, इधर और इधर ये अभिक्रिया जो है अब ये आगे प्रोपेगेट नहीं होगी और ये अभिक्रिया यहाँ पे रुक जाएगी। दूसरा तरीका जो है इसका सेकंड मेथड जो है वो होता है टर्मिनेशन बाय डिसप्रोपोर्शनेशन। टर्मिनेशन बाय डिसप्रोपोर्शनेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो है आपके इसमें इस कोई भी हाइड्रोजन है या कोई भी अन्य कोई भी एटम है वो जो है कहीं ट्रांसफर होके और इसके अभिक्रिया को रोक देता है। तो इसमें क्या होता है कि कहीं तो आपके ज़्यादा यहाँ पर तो सिमिलर आपके मॉलिक्यूल्स आपने देखे, लेकिन उसमें क्या होगा डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, असमानुपातन हो जाएगा। जैसे मान लो आपने लिया RO और ये CH2 CH X, ये N1 था और फिर ये CH2
CH फ्री रेडिकल, ये X प्लस RO CH2 CH X N2 CH2 CH X। तो ये था। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो यहाँ का ये देखिए आप RO CH2 CH X, ये आपका हो गया N1, और फिर ये आपका है CH2, फिर ये जो है यहाँ पर ये CH2 और ये X। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि दो जो है, आप देखो चेंज इसमें देखिए कि क्या हुआ कि जो यहाँ की जो हाइड्रोजन थी, ये हाइड्रोजन जो है इधर ट्रांसफर हो गई, ये वाली जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। और तो यहाँ पर तो एक तो इस तरह का अपना कंपाउंड बना, और दूसरा क्या बनेगा, RO CH2 CH X, ये N2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये X है। ठीक है, ये वाला जो है इधर आ गया, ये इधर आ गया, और इसकी एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से ये दो दो हमारे पास अलग अलग आपके कंपाउंड बने, लेकिन इनमें देख रहे हैं डिसिमिलैरिटी दिख रही है आपको, डिस्प्रोपोर्शनेशन दिख रहा है इसमें आपको। तो दूसरा तरीका जो है चेन को रोकने का, कि जब दो जो हैं आपके दो फ्री रेडिकल्स को इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन के द्वारा भी चेन को टर्मिनेट किया जा सकता है, तो इस परिस्थिति में भी चेन जो है प्रोपगेशन स्टॉप हो जाएगा। तीसरा तरीका है, थर्ड इसका मेथड है चेन ट्रांसफर। चेन ट्रांसफर में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल कंडीशंस में तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए CH2 CH C6 C6H5, ये एक फ्री रेडिकल है, ठीक है, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH, ये अपना एक मोनोमर है C6H5, ठीक है, ये तो एक मोनोमेरिक फ्री रेडिकल है, ये अपना जो स्टाइरिन है। तो नॉर्मल कंडीशंस में तो क्या होता है कि ये अपने चली रही है चेन CH2 CH C6H5 CH2 CH CH2 CH और ये C6H5, इस तरह से ये फ्री रेडिकल बनता है। अब श्रृंखला स्थानांतरण में क्या होता है कि जो आपका ये जो था, इसको जो है जब हम यहाँ पर ही लिख देते हैं CCl4 के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाता है CH2 CH C6H5 Cl प्लस CCl3 फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब जो CCl3 फ्री रेडिकल है, ये जो है अगले स्टेप में क्या होगा कि जो ये CCl3 फ्री रेडिकल था, ये वापस किससे रिएक्ट करेगा, स्टाइरिन से रिएक्ट करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5, स्टाइरिन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बनाता है आपका Cl3 C CH2 CH और ये C6H5। तो क्या होता है कि ये चेन ट्रांसफर जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो अपना जो रिएक्शन अपनी चल रही थी, या जो अपन पॉलीमराइजेशन या जो अपन पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर वो तो खत्म हो गया, और हमने एक नया जो है, एक नई चेन स्टार्ट कर दी, एक नया इनिशिएटर हमने स्टार्ट कर दिया, नया इनिशिएटर बन गया, तो पुरानी श्रृंखला तो रुक गई, और अब ये जो है एक नई रिएक्शन इससे स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को जो है हम चेन ट्रांसफर प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके आपके ये हुए। इसके बाद एक मेथड जो है वो है कि हम किसी भी रिएक्शन के अंदर इनहिबिटर्स डालकर चेन को रोक सकते हैं। तो
जब इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स वो होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनसे कि अभिक्रिया रुक जाती है। तो ये पदार्थ क्या करते हैं कि ऐसे फ्री रेडिकल से क्रिया करके और बहुत ही स्टेबल और मतलब एक स्टेबल और एक बहुत ही निष्क्रिय मुक्त मूलक में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो है इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, डाइनाइट्रो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है, बेंजोनाइट्राइल जो है, ये कुछ जो है अपने इम्पॉर्टेंट चेन इनहिबिटर्स हैं। तो जैसे इसका भी आप एक एग्जांपल देखिए कि कोई मान लीजिए पॉलीमेरिक चेन है और जब आप उसमें आपने मान लीजिए नाइट्रोबेंजीन डाल दी, ये नाइट्रोबेंजीन डाल दी, तो क्या होता है कि ये आपका ये एन ओ पी और ये ओ नेगेटिव, ठीक है, ये जो है आपका फ्री रेडिकल बन जाता है। सॉरी, फ्री रेडिकल क्या, एक आपका जो है ये इनहिबिटर बन जाता है। और वो जो है इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड एन, ये ओ पी है ही, और यहाँ पर ये ओ नेगेटिव, और ये जो है यहाँ पे एक एच, ये फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो आपका ये जो है बना, तो इसके बाद क्या हुआ, इसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण क्या होता है, रेजोनेंस के कारण क्या होता है, ये जो है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर जब है कि एक अन्य चेन के साथ एक अन्य जो है अपनी पॉलीमेरिक चेन के साथ जब ये रिएक्ट करता है, तो क्या होता है कि ये बन जाता है वापस से, और ये इस तरह का कंपाउंड आपका ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रिएक्शन ये स्टॉप हो गई, यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो गई। अब क्या है कि आपका जो आपकी पॉलीमेरिक जो चेन थी वो फिर इससे रिएक्ट करके पहले ये बनाती है, और ये फिर फर्दर अन्य पॉलीमेरिक चेन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बना लेता है, और यहाँ पे चेन स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, जो इनहिबिटर्स हैं, ये इनहिबिटर्स चेन को स्टॉप कर देते हैं। तो आपने जो है ये देखा कि पहले आपने देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपने पहले ही पढ़ रखा था, और फिर आपने मैकेनिज्म में आपने देखा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म आपने देखी। तो उसमें हमने 3 स्टेप देखे, एक इनिशिएशन देखा, प्रोपेगेशन देखा, टर्मिनेशन देखा, और इसमें आपको हमने क्लियरली बताया कि कैसे इनिशिएटर्स बने, कैसे चेन इनिशिएशन स्टेप हुआ, फिर जो है हम किस तरह से इसको जॉइन कर सकते हैं, टेल टू हेड टू हेड, इस तरह से ये 4 तरीके आपने देखे। फिर जो है ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप देखा आपने, और उसके बाद जो है चेन टर्मिनेशन स्टेप देखा, और चेन टर्मिनेशन के जो आपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स, ये आज आपने जो है इसमें मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ा। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम डिफरेंट और जो है एनायनिक पॉलीमराइजेशन और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच।